हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आप लोगों का 18 फरवरी और 20 फरवरी को क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग जो है वो सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसको पढ़ करके हम लोग जो है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, मैराथन क्वेश्चन, ये सब चीज हम लोग करेंगे, जिससे हम लोगों का इकोनॉमिक्स में 18 और 20 तारीख को इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। तो इसी का आज डे 1 है और आज हम लोग करने वाले हैं 2025 के लिए मॉडल पेपर का सेट 1, जो मेरे तरफ से आप लोगों को है। और आज के इस मॉडल पेपर में हम लोग करने वाले हैं 2023 में जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम का PYQs, क्योंकि हम बार बार आप लोगों को समझाते हैं कि जेक बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट करके पूछता है और 2023 में क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसलिए यहां से भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट को करना है और ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और ऑब्जेक्टिव के बाद में एंड में इसमें हम आपको सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन देंगे, जिसको आपको एक बार करना है। ठीक है, चलो आप स्टार्ट करते हैं। और ये तो अभी स्टार्टिंग है, ऐसे ही आपका नहीं होने से भी तो 10 से 15 सेट आएगा, 10 से 15 सेट ऑब्जेक्टिव का आएगा, 10 से 15 सेट सब्जेक्टिव का आएगा। इतना कर लेने से भाई इकोनॉमिक्स में इससे ज्यादा कुछ भी और करने का जरूरत आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है, चलो आप स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये पहला क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है विच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। हमको बोल रहा है कि इकोनॉमी का जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम होता है उसमें से कौन सा प्रॉब्लम जो रिलेटेड होता है वो चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी से, यानी प्रोडक्शन करते समय हमको टेक्नोलॉजी को चूज करना पड़ता है। तो ये होता है हाउ टू प्रोड्यूस में। जब हम लोग ये डिसाइड करते हैं, तीन प्रॉब्लम होता है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस। तो पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसमें गुड्स का सिलेक्शन करना होता है, क्या प्रोडक्शन करेंगे। दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, यहाँ देखा जाता है कि कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक से प्रोडक्शन करेंगे या लेबर इंसेंटिव टेक्निक से। तो जब बात टेक्नोलॉजी का होता है तब वहां पे हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम देखना होता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में बोल रहा है अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन के तकनीकों के चयन से होता है। तो ये होता है कैसे उत्पादन करे समस्या से, क्योंकि अर्थशास्त्र की तीन प्रमुख केंद्रीय समस्या है, क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे और किसके लिए उत्पादन करे। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों का ये जो हम लोगों का दूसरा जो प्रॉब्लम होता है कैसे उत्पादन करें, इसका संबंध होता है तकनीकों का चयन से कि श्रम प्रधान तकनीक रखना है या पूंजी प्रधान तकनीक रखना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो ये 2 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या बोल रहा है, द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। किसी भी वस्तु में उपयोगिता संतुष्टि की शक्ति, यानी कोई भी वस्तु का वह गुण जो उपयोगिता की संतुष्टि करता है उसे उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं, यानी वांट सेटिस्फाइंग पावर को उस गुड्स का क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे बोल रहा है हु प्रोपाउंडेड द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। उपयोगिता का क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। हम बार बार बोल रहे हैं क्रमवाचक और गणनवाचक, यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी गणनवाचक और ऑर्डिनल यूटिलिटी यानी कि क्रमवाचक। यहां से क्वेश्चन जरूर दिखेगा। तो आपको हमको यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है क्रमवाचक। तो क्रमवाचक सिद्धांत को किसने बताया था, हिग्स और एलन ने। लेकिन अगर क्वेश्चन में गणनवाचक पूछेगा, यानी कि अगर ऑर्डिनल यूटिलिटी पूछेगा, तब ऑर्डिनल यूटिलिटी का मार्शल बताना। अगर क्वेश्चन में क्या बोलेगा, गणनवाचक बोलेगा, यानी अगर क्वेश्चन में ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को बोलेगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को बोलेगा, तब आप इसके लिए मार्शल को टिक लगाओगे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि यहाँ एक ड्राइंग बना हुआ है। ठीक है, ये ड्राइंग है, रुको एक मिनट। ये एक ड्राइंग बना हुआ है और इस ड्राइंग में हमको बोल रहा है कि ये ड्राइंग जो है आपको क्या इंडिकेट करता है। ये ड्राइंग देखो, इस ड्राइंग का मतलब पहले समझना। यहाँ किसी वस्तु का यानी किसी गुड्स का ये प्राइस है, ये प्राइस है और यहाँ इसका डिमांड है। देखो प्राइस उतना का उतना है। मान लो कि अगर किसी गुड्स का प्राइस यहाँ हम 50 रुपया रख दे तो प्राइस अभी भी है, बस उसका डिमांड चेंज हो रहा है। पहले डिमांड सपोज कर लो 10 था, अब डिमांड बढ़ के 20 हो गया, फिर डिमांड बढ़ के 30 हो गया, फिर डिमांड बढ़ के 40 हो गया। प्राइस वही है, बस डिमांड में चेंज हो रहा है।
तो इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं? परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, यानी ये जो चीज़ है, ये चीज़ मेरा क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा मेरा पूर्णतः लोचदार माँग को दिखाएगा। ठीक है? देखो, यहाँ इसी चीज़ को यहाँ पे हिंदी में भी पूछा गया है। सेम वही ड्राइंग हुआ और बोल रहा है कि ये ड्राइंग जो है आपको क्या दिखा रहा है? तो ये ड्राइंग आपका क्या दिखा रहा है? अभी समझा दिए, पूर्णतः लोचदार माँग को ये दिखाता है। ठीक है? और अगर यही ड्राइंग को इस तरीके से अगर दे दे एग्ज़ाम में आपको, इस तरीके से दे दे, ए देखो, इस तरीके से अगर ये ड्राइंग दे दे, इस तरीके से, तो यहाँ क्या होगा? तो यहाँ क्या होगा? यहाँ आपका कीमत बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रहा है लेकिन माँग उतना का उतना है। तो ये होता है पूर्णतः लोचदार माँग। इसका मतलब होता है परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड होता है ये, परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है? आगे क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द डिमांड ऑफ व्हिच टाइप ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। जैसे-जैसे कंज्यूमर का इनकम बढ़ते जाता है, किस तरीके के डिमांड को वो कम कर देता है? तो इन्फीरियर गुड्स। किसको? इन्फीरियर गुड्स को वो कम कर देता है। ठीक है? बोल रहा है उपभोक्ता की आय बढ़ने पर किस प्रकार की वस्तु की माँग को घटा दी जाती है? तो घटिया वस्तुएँ, जो इन्फीरियर गुड्स होता है उसका माँग को घटा देता है, क्योंकि उपयोगी उपभोक्ता के पास अब पैसा ज़्यादा है। जब वो पैसा ज़्यादा है तो वो अच्छा सामान को खरीदेगा, इसलिए इस तरीके का वस्तु का माँग को जो है वो घटा दिया जाता है। ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हुँ। बोल रहा है क्वेश्चन पे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे होता है? दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध पैमाने के प्रतिफल से होता है। यानी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो रिटर्न टू स्केल से होता है। और अगर इसी को बोलता अल्पकालीन, अल्पकालीन अगर बोलता अल्पकालीन उत्पादन फलन, तब आप उसको बोलते आपका ये परिवर्तनशील अनुपात का नियम। ये होता है अल्पकालीन के लिए। किसके लिए होता है ये? अल्पकालीन के लिए होता है। ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन में शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलता, तब वो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन मानते किसके लिए? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के लिए, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के लिए। ठीक है? चलो आगे 7 नंबर में, 7 नंबर क्वेश्चन पे एक फॉर्मूला दे दिया है यहाँ पे, और फॉर्मूला दे दिया और बोल रहा है कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है? देखो, बोल रहा है क्वेश्चन में प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय या एज, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, तो उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, बस इसको याद रख लेना। ठीक है? ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना। ठीक? आगे देखिए, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्शन, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल इज 60। किसी सामान को बनाए जिसका फिक्स्ड कॉस्ट 60 रुपया है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है उत्पादन का स्थिर लागत 60 रुपया है। फिक्स्ड कॉस्ट 60 रुपया है। व्हाट विल बी द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स ऑफ आर्टिकल। और अगर उसी गुड्स का हम लोग उसी इसी रेट में अगर हम लोग 6 सामान बना 10 सामान बनाते हैं, तो उसका औसत स्थिर लागत बताइए। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पूछ रहा है। क्या बोल रहा है हम लोगों को यहाँ पे? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहा है ना। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो बताओ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 60 रुपया है। और कितना पीस बना रहे हैं? 10 पीस बना रहे हैं। 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। यानी एक पेन का, एक सामान का दाम होगा 6 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोल रहा है क्वेश्चन पे व्हाट डज द डिस्टेंस बिटवीन टू आइसोलेटेड कर्व रिप्रेजेंट। बोला गया है दो समोत्पाद वक्रों के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है? तो दो समोत्पाद वक्रों के बीच का जो दूरी है वो उत्पादन वो व्यक्त करता है डिफरेंस इन प्रोडक्शन लेवल। हाँ, डिफरेंस इन प्रोडक्शन लेवल उत्पादन के स्तर में परिवर्तन को व्यक्त करता है। ठीक है? आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा सही है? यहाँ एक फॉर्मूला दे दिया, आपको बताना है कौन सा सही है। तो सही है देखो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टीवीसी, यानी टोटल सॉरी टीवीसी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ, ये फॉर्मूला सही है। ठीक है? बाकी ये फॉर्मूला टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ये गलत है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू ये भी गलत है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है हम लोग का। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए सही है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत माइनस कुल अस्थायी लागत। ठीक है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट।
घटा देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। 11 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 पे व्हिच कॉस्ट डज नॉट चेंज विथ द चेंज इन द आउटपुट। उत्पादन की मात्रा में व्हिच कॉस्ट डज नॉट चेंज विथ द चेंज इन आउटपुट। मतलब अगर गुड्स का आउटपुट अगर बढ़ रहा है घट रहा है तो इससे कौन सा जो कॉस्ट है वो कभी चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है, वो हमेशा वही रहता है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कुल स्थिर लागत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि वह हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है? आगे। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। बोला गया है द स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज एवरेज कॉस्ट कर्व कर का जो ढलान होता है वो यू शेप का होता है। इस तरीके से हम पढ़ाते समय आपको बताए थे। ठीक है? इस तरीके का एवरेज कॉस्ट कर्व मेरा होता है। ठीक है? चलो हिंदी में देखते हैं क्या बोल रहा है। सेम बोल रहा है औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है, तो औसत लागत का वक्र का आकार यू आकार का होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है इन विच मार्केट ए आर इज इक्वल टू एम आर। किस मार्केट में ए आर जो है वो एम आर से बड़ा होता है, तो ए आर इज इक्वल टू एम आर ये हम लोगों का होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में। ठीक है? ऐसा परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में ऐसा होता है ए आर बराबर एम आर, इस तरह से ए आर बराबर एम आर, ए आर बराबर एम आर। ठीक है? और ये जो मोनोपोली मार्केट होता है ना उसमें इस तरीके से रहता है। मोनोपोली मार्केट यानी एकाधिकार बाजार में इस तरीके से रहेगा, ये ए आर रहेगा और ये रहेगा एम आर। ठीक है? ये कौन सा मार्केट हुआ, ये हुआ हम लोग का मोनोपोली मार्केट। लेकिन यहाँ किसमें पूछ रहा है हम लोगों को, हम लोग को पूछ रहा है कौन सा मार्केट में ए आर एम आर के बराबर होता है, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, तो ये है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। ठीक हो गया? ठीक है चलो। हिंदी में देखो सेम वही बोल रहा है किस बाजार में एआर औसत आगम वक्र औसत लागत के बराबर होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। और एकाधिकार बाजार में अभी बताएं, एकाधिकार बाजार में इस तरीके से होता है। ठीक है? एआर बड़ा होता है एमआर से इस तरीके से। ठीक है? चलो लेकिन इसका राइट आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये राइट आंसर है मेरा। ठीक है ना? ये इसके बारे में है यहाँ पे। ठीक? और इसका जानना है तो जैसे अभी बताएं इस तरीके से होता है। ए आर बराबर मेरा क्या होगा यहाँ पे एम आर होगा। ठीक है ना? चलो आगे बोल रहा है, रुको जी कोई क्वेश्चन छूट गया ना। हाँ देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोगों को बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट डिफरेंशिएटेड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। किस तरीके के बाजार में विभेदित वस्तुएं पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं ये पाया जाता है मोनोपोली मार्केट में। बाप रे डर गए ये पाया जाता है किसमें, मोनोपोली मार्केट में। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होमोजीनियस गुड्स पाया जाता है। कौन सा गुड्स पाया जाता है, होमोजीनियस एक समान वस्तुएं पाई जाती है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा हम लोग का 3। हिंदी में देखिए इसी क्वेश्चन को बोल रहा है निम्न में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुएं उत्पादित होती है, एकाधिकार बाजार में उत्पादित होती है। और पूर्ण प्रतियोगिता का जो बाजार होता है ना यहाँ समान वस्तुएं उत्पादित होती है जिसको बोलते हैं समरूप। कौन सा वस्तु उत्पादित होती है यहाँ, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। ठीक है? नेक्स्ट बोल रहा है 15 नंबर पे द बेसिस कंडीशन ऑफ द फार्म्स इक्विलिब्रियम। एक फार्म का संतुलन का पहला शर्त क्या होता है, पहला शर्त होता है मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब उसका जब उसका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो। एक मिनट रुकना। हाँ कोई भी फार्म इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब उसका होगा जब 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 मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो। हाँ ठीक है। आगे नेक्स्ट सेम वही क्वेश्चन है संतुलन का पहला शर्त। ठीक है? एक मिनट लेकिन रुको, मार्जिनल रेवेन्यू फॉर्म संतुलन की स्थिति में तब आएगा, इसका आंसर सी होगा जी, सॉरी 4 होगा इसका आंसर। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो तब संतुलन में आएगा, या नहीं तो मार्जिनल रेवेन्यू उसको नीचे से काटे। ठीक है? 4 नंबर होगा। बोला गया है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मांग स्वयं ही अपनी पूर्ति स्वयं ही अपने लिए मांग का सृजन कर लेती है। ये कहा था आपका जे बी से ने। किसने कहा था, जे बी से ने ये बात कहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है हाँ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लमसम टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर
एकमुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर सारा टैक्स एक ही बार में लगा दिया जाएगा, तो इससे पूर्ति की मात्रा कम हो जाएगी, यानी सप्लाई डिमिनिशेस, सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा अगर एक ही बार में सारा टैक्स लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुँ। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मार्केट प्राइस इज़ डिफाइंड एज, मार्केट प्राइस जो होता है वो शॉर्ट रन के लिए होता है, छोटे समय के लिए। बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है अल्पकालीन बाजार से, ठीक है? अल्पकालीन बाजार से। आगे बोला गया है इफ देयर इज़ एक्सेस ऑफ डिमांड देन द प्राइस ट्रेंड इज़, जब कभी भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे किसी भी गुड्स का प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी उसका बढ़ जाएगा, ठीक है? प्राइस भी बढ़ जाएगा। बोल रहा है अधिक की माँग की स्थिति में कीमत की प्रवृत्ति में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे बोल रहा है प्राइस ऑफ ए गुड्स इज़ डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर, मार्शल ने कहा था कि किसी भी गुड्स का प्राइस वहाँ तय होता है जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो। जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होता है, इस तरीके से। गुड्स डिमांड एंड सप्लाई, ये हो गया डिमांड, ये हो गया हम लोगों का सप्लाई। ये दोनों जहाँ बराबर हो गया, वहीं से प्राइस तय हो जाएगा। डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी आर इक्वल, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है? और ये बात मार्शल ने कहा था। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 पे बोल रहा है हु इज द राइटर ऑफ द बुक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इनके थे जे एम्किंस, लॉर्ड जे एम्किंस, और इन्होंने लिखा था 1936 को, डेट भी याद रखना, ठीक है? 1936 को लिखा था। द जर्नल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी नामक लेखक, पुस्तक के लेखक कौन थे? जे एम किन्स थे, ठीक है? जे एम किन्स थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी, जीएनपी और एनएनपी में कैसे फर्क होता है? तो जब हम लोग कभी भी एनएनपी निकालने के लिए, एक मिनट रुकना, हाँ, जब कभी भी हम लोग एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी से डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो एनएनपी निकल जाता है, ठीक है? जेएनपी और एनएनपी में क्या संबंध होता है? तो ये संबंध होता है, जीएनपी और एनएनपी में ये संबंध होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है क्या? हाँ, एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल्स इज, स्टॉक वेरिएबल्स कौन है यहाँ से? तो स्टॉक वेरिएबल्स यहाँ से ये बढ़ते रहेगा, घटते बढ़ते रहेगा, हाँ, ये है हम लोगों का कैपिटल। स्टॉक चर का एक उदाहरण है यहाँ से पूंजी, क्योंकि ये सब आते जाते रहेगा, बढ़ते घटते रहेगा। कैपिटल जो है वो स्टॉक का एग्जाम्पल है, बाकी सब फ्लो यानी कि प्रवाह का एग्जाम्पल है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे बोल रहा है टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज मोर देन वन टाइम व्हिच कैलकुलेटेड नेशनल इनकम इज कॉल्ड, अगर कभी भी किसी भी गुड्स का वैल्यू और सर्विस कैलकुलेट करते समय जब कोई गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू को एक से ज्यादा बार बोल देते हैं तो उसको डबल काउंटिंग बोला जाता है। इसको बोला जाता है डबल काउंटिंग बोला जाता है उसको, एक से ज्यादा बार जोड़ दिए। राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या होता है? दोहरी गणना कहलाती है, दोहरी गणना कहलाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज व्हीट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स ऑफ द फॉलोइंग, यहां से किस चीज के निर्माण में गेहूं मध्यवर्ती वस्तु का काम करेगा? ब्रेड, बिस्कुट, चपाती, क्योंकि इन सभी चीजों को गेहूं का मदद से बनाया जाता है, इसलिए गेहूं इन सभी के लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगा। ठीक है, आया समझ में मेरा बात? इंटरमीडिएट गुड्स होगा। आगे किस वस्तु में निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु होगा? सबका वस्तु निर्माण में, सबके लिए। 26 नंबर क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है। बोला जा रहा है द फंक्शन ऑफ मनी इज, मुद्रा का क्या कार्य है? द फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हाँ मनी का फंक्शन है। स्टोर ऑफ वैल्यू मनी का फंक्शन है। मेजर ऑफ वैल्यू बिल्कुल, तो इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस। मूल्य मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम, बिल्कुल। मूल्य का संचय बिल्कुल सही। मूल्य का मापक बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का पॉइंट नंबर 4, इनमें से सभी, क्योंकि एक मनी ये सभी कार्यों को करता है। आगे 27 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है हु सेड, किसने कहा मनी इज व्हाट मनी डज, किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये कहा था हार्टले विदर्स ने। क्या किसने कहा था? हार्टले विदर्स ने। देखो नीचे लिखा हुआ है ना, हार्टले विदर्स ने ये कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ठीक है, आगे
द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक है। आगे आते हैं क्वेश्चन पे, द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज, एक सेंट्रल बैंक कौन सा काम करता है? द बैंकर एजेंट ऑफ सेंट्रल बैंक, हाँ, द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, द बैंकर एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर और एजेंट का काम करता है, बिल्कुल करता है। बैंक ऑफ बैंक्स, इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है, बिल्कुल करता है। इशूइंग करेंसी नोट, क्या पैसा छापने का काम करता है? नोट छापने का काम करता है, बिल्कुल करता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य हैं, केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, केंद्र सरकार का बैंकर एवं एजेंट का काम करता है, बिल्कुल करता है। बैंकों का बैंक है, बिल्कुल है। नोट जारी करता है, बिल्कुल करता है। तो आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर पे। देखो 30 नंबर पे बोल रहा है, द ऑटोनोमस कंजम्पशन इफ द कंजम्पशन फंक्शन, उपभोक्ता फलन में C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई में स्वतः उपभोग होता है बी वाई, स्वतः उपभोग होता है आपका बी वाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि, हाँ, बोल रहा है कि रेसेशन इज ए स्टेट व्हेन द इकोनॉमी, बोला गया है मंदी किस अवस्था को बोला जाता है? मंदी जो है वो किस अवस्था को बोला जाता है? तो मंदी एक ऐसा अवस्था होता है, रेसेशन इज द इकोनॉमी, मंदी किस अवस्था को बोला जाता है?